व्यूअर्स आदाब, चिनाब टीवी में आपका एक बार फिर इस्तकबाल है। जैसे कि आप जानते हैं कि वक्तन फ़वक्तन हम मुख्तलिफ शख्सियात को यहाँ पे लाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी यहाँ पे आते हैं, डिस्ट्रिक्ट के हेड्स आते हैं जिनसे हम डिस्ट्रिक्ट के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के ओवरऑल डेवलपमेंट सिनेरियो के बारे में बात करते हैं। तो आज इसी सिलसिले में हमारे बीच हैं डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह जी। ये अभी अभी डोडा में आए हैं कुछ महीने पहले ही, तो इनसे बात करेंगे ओवरऑल जो है डेवलपमेंट के बारे में और कुछ स्कीमों के बारे में बात करेंगे और आपके जो सवालात हैं इन तक पहुंचाएंगे। सर, सबसे पहले यहाँ पे आने का आपको इस्तकबाल और हम शुक्रिया करते हैं कि आप यहाँ पे आए। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आम बोलचाल में या कोई मेमोरेंडम किसी हायर आपको लिखना होगा तो आम लोग जो बोलचाल में कहते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट बहुत बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, तो ज़रा आप एक तो ये बताइए कि सचमुच में हम बहुत बैकवर्ड हैं, और अगर ऐसा है तो एडवांस होने के लिए और डेवलप डिस्ट्रिक्ट होने के लिए क्या पैरामीटर्स हैं, क्या क्राइटेरिया है, क्या उस क्राइटेरिया पे हम पूरे उतरते हैं या नहीं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, तकरीबन हर बार ये ऐसा बोला जाता है कि डोडा इज़ ए बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट, बट जो मेरी एक असेसमेंट है, अब मेरी चौथी डिस्ट्रिक्ट है, एज डीएम तो पहली है बट 4 डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर चुका हूँ इन वेरियस कैपेसिटीज़। तो डोडा इज़ लाइक अ मिनी इंडिया। इसके कुछ एरियाज़ बहुत डेवलप्ड होते हैं, कुछ एरियाज़ बहुत बैकवर्ड होते हैं, तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ के अलग अलग रेशोज़ होते हैं कि डेवलपमेंटल पैरामीटर में। बट अगर हम अर्बन एरियाज़ को देखें तो हमारा डोडा, भद्रवाह, ठाठरी, देयर इज़ लॉट टू बी डन इन अर्बन म्यूनसिपैलिटीज़ ऑल्सो, बट देन देयर आर फैसिलिटीज़ जो कि जम्मू से शायद ना मैच खा पाए, बट जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे काफ़ी अच्छी भी होती हैं। जैसे आज आपके यहीं पर आके जो मैंने देखा कि आपने सेटअप इतना अच्छा बनाया, तो शायद आज तक ऐसा मैंने कहीं और देखा भी नहीं। तो मुझे ये लगता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट की कुछ कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, उन्हीं को अब चैनलाइज करके, उन्हीं को यूज़ करके हम डिस्ट्रिक्ट को आगे ले जा सकते हैं। और आज शायद हम यही चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं। जी, जैसे कि आपने कहा कि डिस्ट्रिक्ट के कुछ एरियाज बैकवर्ड हैं, कुछ एरियाज़ को हम एडवांस कह सकते हैं, तो जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं इन पे ध्यान देने का कुछ आपने कोई खुसूसी प्रोग्राम बनाया हुआ है या गवर्नमेंट ने कोई खुसूसी प्रोग्राम बनाया हुआ है कि बैकवर्ड एरियाज़ को अपलिफ्ट करने के लिए, वहाँ के सोशो इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने के लिए? देखिए, मेरा जो मानना है, अगर किसी एरिया की बैकवर्डनेस को अगर हम इवेल्युएट करें तो वो होता है एजुकेशन पैरामीटर्स, हेल्थ पैरामीटर्स, फिर वहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट की स्कीम्स, उनका आउटरीच वगैरह। वैसे तो कोशिश की जाती है कि ये सारी चीज़ें हर जगह पहुँचें, बट कोई ऐसी लोकेशंस होती हैं जैसे आपकी देसा का मलान एरिया हो गया, या फिर आपके कहीं गुंदना के अपर रीचेस हो गए जहाँ पर सड़कें नहीं हैं अभी तक। तो मैं उनसे शायद एरियाज को बैकवर्ड कंसिडर करूँगा कि जिनको रोड कनेक्टिविटी नहीं है उनको बैकवर्ड के बारे में बोलें। तो उसके लिए आज ही हमारा डिस्ट्रिक्ट रिव्यू हुआ और हमने जितने हमारे नबार्ड के प्रोजेक्ट्स हैं, जो नई रोड कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स हैं, उसको रिव्यू किया। उसमें हमारे जो कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो येट टू बी ग्राउंडेड हैं, बेसिकली नबार्ड में कुछ प्रोजेक्ट्स अप्रूव होते हैं, फिर वो येट टू बी ग्राउंडेड होते हैं, तो उसके बेसिस पे जब तक वो क्लियर नहीं होते तब तक नए प्रोजेक्ट्स नहीं आते। तो हमारी बड़ी कोशिश है कि हम जो हमारे प्रोजेक्ट्स टेक ऑफ नहीं हो पा रहे उनको इमीडिएटली टेक ऑफ करें, और जो हमारे ये फिर अगला जो ट्रांच आना है वर्क्स का, उसमें मैक्सिमम ये वाले एरियाज जिनको आज तक रोड कनेक्टिविटी नहीं मिली, जहाँ पे हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन फैसिलिटीज़ फ्रीली एक्सेसिबल शायद ना हो, जहाँ टाइम लगता हो लोगों को आने में, तो उन एरियाज़ को हम बैकवर्ड कंसिडर करके उनको ज़्यादा एक हमारा प्रायोरिटाइज करके उन पे फोकस किया जाता है। जी सर, एक आपके एडमिनिस्ट्रेशन का एक सेक्टर होता है एजुकेशन। आप जानते हैं कि एजुकेशन का सीधा जो है वो बेसिक एमिनिटीज़ में आता है, तो वो बहुत कंपलसरी है लोगों को देना। आज हमारे एजुकेशन सेक्टर की क्या पोजीशन है डिस्ट्रिक्ट डोडा में? देखिए, एजुकेशन सेक्टर का अगर मैं आपको बताऊं तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ। इसलिए आपको बताना चाहूँगा कि मेरी जो प्रायोरिटीज़ हैं यहाँ आके माननीय उपराज्यपाल जी के निर्देश अनुसार हमारा जो लिटरेसी रेट है, एक तो उसको बढ़ाना है। ऑल्दो यूटी का लिटरेसी रेट कंट्री के एवरेज से बेटर है, बट कहीं ना कहीं हमारे बच्चे स्टेम लैब्स को यूज़ करें, फिर एस्पायर में इनिशिएटिव्स लें, फिर उनका डे टू डे कुछ ना कुछ नया सीखने का रहे, उनको स्पेशली हमारी बच्चियों को मॉडर्न डे फैसिलिटीज़ मिले। जैसे हमारी डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी है तो हम इसमें काम कर रहे हैं कि बच्चों को पढ़ने की जगह मिले। इसी तरह भद्रवाह लाइब्रेरी और अब एक हारा में नई लाइब्रेरी बनने जा रही है।
एक एजुकेशन का जो हमारे रिजल्ट्स हैं, कुछ स्कूल के रिजल्ट्स 1 तारीख से स्कूल हमारे खुलने जा रहे हैं, तो हमने एजुकेशन का भी रिव्यू लिया है। जहाँ पे हमारे कहीं सिंगल टीचर स्कूल थे तो उनको हमने एटलीस्ट एक और टीचर को एलोकेशन किया है। कुछ स्कूल्स हमारे ऐसे हैं जो हैंगिंग हैं, जो अपग्रेड हो चुके हैं, बट उनको अभी तक प्रिंसिपल से अलॉट नहीं हुए, उनके जो अपग्रेडेशन एक्चुअल में होना था वो नहीं हो पाया। तो वो सारी चीज़ें हमने टेकअप की हैं। देन हमारे तकरीबन 80 ऐसे स्कूल हैं जिनकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन समग्रा में हो रही थी, ड्यू टू वन रीजन और द अनदर लिटिगेशंस हो जाती हैं, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो उन प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करना, वो सारी चीज़ों का हम टेकअप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन इज ए काइंड ऑफ कम्बिनेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांसमेंट्स, दैन लेटेस्ट जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव्स हैं, अटल टिंकरिंग लैब्स, स्टेम लैब्स, फिर इसके बाद जो एक्सपोजर विजिट्स हमारी बच्चों की हो रही है, देन पीएम श्री एक इनिशिएटिव आया है। इसके अलावा जो हमारी मिशन यूथ के अंडर बच्चों को एक रोजगार के लिए जो अपॉर्चुनिटीज देना, जैसे हमारे कुछ बच्चे इस टाइम IIT जम्मू में जाके ट्रेन होते हैं, अराउंड 100 के अराउंड बच्चे हैं जो इसमें है। इसके अलावा स्कूल के एजुकेशन से लेके बच्चों को जॉब तक दिलाना और जॉब क्रिएशन के लिए जो स्किल इंडिया मिशन है उसमें जो काम हो रहा है, वो सारी चीज़ों पे हमारा फोकस है। और आने वाले टाइम में मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम डिस्ट्रिक्ट में एक J&K लेवल पे तो एक जॉब फेयर मेला हो रहा है। डिस्ट्रिक्ट लेवल हमने 11, 12, 13 तारीख मार्च की, इसमें एक मेला हम यहाँ पे भी करने जा रहे हैं, जिसमें विदेश से भी कंपनी आ रही है हमारे बच्चों को रिक्रूट करने। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एजुकेशन, फिर उसके आउटपुट्स, फिर हमारे बच्चों की प्रोडक्टिविटी, उनमें एंटरप्रेन्योरल स्किल्स, वो सारी चीज़ें हमारे एजुकेशन सेटअप के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक प्रायोरिटी है। लेकिन एक चीज़ देखा गया है कि प्राइवेट सेक्टर में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके मुकाबले में हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उनमें थोड़ा सा पढ़ाई की कमी है। ऐसी क्या वजह है कि ये लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों में कम तवज्जो देते हैं? देखिए, ये सिर्फ डोडा की स्पेसिफिक नहीं है, ये आप देखेंगे कई जगह लोग प्रेफर करते हैं प्राइवेट। हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स के बॉयज़ गर्ल्स जिनसे मैंने इंटरेक्ट किया, दे आर कल्चरली वेरी साउंड, दे आर परफेक्ट इन जो मैं आपको बताऊं इनोवेशन, वो सारी चीज़ें। एजुकेशन में रिजल्ट्स जो मैंने भी इंट्रोस्पेक्ट किया, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं शायद हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है, और उसमें हमने अपने DC ऑफिस में एक सेल बनाया भी है। अब जैसे ही स्कूल एक्टिवेट होंगे तो एक तो हम नशा मुक्त भारत पे काम करने जा रहे हैं। पहले ही दिन के लिए एक डायरेक्शन दे दी गई है और एक शेड्यूल इशू कर दिया गया है कि जितने हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं वहाँ पे हमारे जो कंसर्न पुलिस ऑफिसर एंड तहसीलदार हैं वो जाएंगे और बच्चों से एक मोटिवेशनल टॉक करेंगे और ड्रग्स से दूर रहने का एक अपील रहेगी। और दूसरा जो हमारे बच्चे हैं उसमें उनके टैलेंट को पहचानना और हमारे टीचर्स के आउटपुट को, जैसे डाइट में हमारे टीचर्स ट्रेन होते हैं, तो एक सेल हमने बनाया कि जो अच्छे टीचर्स हैं जिनका रिजल्ट अच्छा आया है उनको ओवर प्रमोट करना, उनको अप्रिशिएट करना, और जिन टीचर्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है उनको ट्रेन करके हमें अपने बच्चों की एजुकेशनल आउटपुट, जो उनकी लर्निंग आउटकम्स हैं, उस पर फोकस करना, ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी। बट येस, आई एग्री कि कहीं ना कहीं एक जो हमारा बैंड रहता है कि प्राइवेट स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ने चाहिए, वो शायद इसीलिए है कि गवर्नमेंट स्कूल में डिस्पाइट गिविंग द बेस्ट ऑफ टीचर्स, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, कई बार हमारे कुछ सब्जेक्ट सफ़र कर जाते हैं, कई बार ट्रांसफर्स हो जाती हैं, तो किसी सब्जेक्ट का टीचर अवेलेबल नहीं होता। तो वो इश्यूज रहते हैं जिसको कोशिश की जा रही है कि एड्रेस किया जाए इंटरनल एडजस्टमेंट से। डिस्ट्रिक्ट में हमारे लगभग 1400 से ज़्यादा स्कूल हैं इस वक्त, जबकि आज से 40 साल पहले कुछ स्कूल थे। यहाँ पे काफ़ी तरक्की हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो अभी कुछ बिल्डिंग्स वगैरह की शॉर्टेज है, आपको लगती है? कहीं आप बाहर जाते हैं आपको डिमांड्स मिलती हैं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कम होने की वजह से कि भाई यहाँ प्रॉब्लम हो रही है या वगैरह? देखिए, इसमें एडिशनल क्लासरूम्स की रिक्वायरमेंट्स रहती हैं कई स्कूलों में, और मुझे अच्छा भी लगता है। कई जगह मैं जहाँ पे जाता हूँ एडिशनल क्लासरूम्स बन रहे हैं, और मेजर मैंने जैसा आपको बताया तकरीबन 80 के अराउंड ऐसे स्कूल है जिसमें एडिशनल क्लासरूम बनते बनते रुक गए हैं ड्यू टू सम लिटिगेशन और सम इश्यूज विद द कंट्रैक्टर। तो वो चीज़ें अगर एड्रेस हो जाती है तो हमारे पास सफिशिएंट स्पेस है। बट इसके अलावा कई जगह मैं गया हूँ तो स्कूल की बिल्डिंग की कंडीशन थोड़ी ख़राब होती है, तो उसके लिए हमने कंसर्न प्रिंसिपल्स को डायरेक्शंस दी हैं कि हमारा जैसे MG नरेगा हो गया, स्कीम हो गई, देन हमारा डिस्ट्रिक्ट एपेक्स हो गया, तो ये चीज़ें हमारी नॉलेज में लाएँ और हम इन स्कूल्स की मरम्मत, इनको ठीक करने में पूरी कोशिश करेंगे। तो इस बारे में सर आखिरी सवाल मैं आपसे एक एजुकेशन के बारे में करना चाहूँगा कि एक यहाँ सिस्टम निकला था ड्रॉप आउट्स जो हैं या जो स्कूल बच्चे नहीं जा रहे हैं उनको स्कूल
में पहुंचाने के लिए एक स्कीम जारी की गई थी। उस पर कुछ लोग भी लगाए गए थे कि वो कहाँ तक, आज हम फिर देख रहे हैं कि बहुत से बच्चे स्कूलों से निकले हैं, उनको कोई पूछता नहीं है, उनको कोई बताता नहीं है कि आपने स्कूल में जाना है, आपको एडमिशन लेनी चाहिए वगैरह वगैरह। देखिए, पर्सनली हमारी ट्राई रहती है, बट इसके अलावा जो हमारा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है उसका भी मैंने रिव्यू लिया था, तो उसमें हमने यही चीज़ें कि आउट ऑफ स्कूल बच्चे कितने हैं और उनको कैसे टारगेट करना है। तो जैसे अभी बच्चों का फाइनेंशियल, ये अभी एग्जामिनेशन आने वाली हैं, वी आर ऑन जॉब, जैसे आपका नया एकेडमिक ईयर शुरू होगा तो हम इसको सिग्निफिकेंटली टारगेट करके नए बच्चों को स्कूल में लाएंगे जिन्होंने स्कूल्स छोड़ दिए हुए। जी सर। एक और सेक्टर है हमारा जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर में क्या सूरत हाल है, आपने देखा होगा बाहर जाके, क्या बता सकते हैं आप कि हम किस पायदान पे खड़े लोगों को फैसिलिटी देने में? देखिए, डोडा डिस्ट्रिक्ट में एक जीएमसी है जो कि पूरे इस चिनाब बेल्ट को रामबन से लेके किश्तवाड़ तक उसको कैटर करता है। इसके अलावा हमारे पास एसडीएच हैं 3, ठाठरी में, बलेसा में और हमारा बदरवा में। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हेल्थ इंस्टीट्यूशन सफिशिएंट हैं और पीएचसीज उसके बाद हैं, सब सेंटर्स हैं, बट जो इसमें डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है। जैसे अगले दिन यहाँ पे रिव्यू भी हुआ तो हमने यही चीज़ नोटिस की कि हमारे जो डॉक्टर्स हैं इन जीएमसी एज वेल एज इन एसडीएच, देन हमारे पीएचसीज हो गए, सब सेंटर्स हो गए, इन सब में डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी कम है। तो हमारी कोशिश रहती है और हमारी ऊपर बात भी होती रहती है कि कम से कम हमें गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, देन हमारे एनेस्थेसिस्ट, ये सारे अवेलेबल हो जो बेसिक ऑपरेशंस का। बता सकते हैं आप कितनी शॉर्टेज है हमारे पास डॉक्टर्स की? देखिए, मुझे लगता है तकरीबन 50% से ज़्यादा हमारी शॉर्टेज है और उस पर हमारी कोशिश चल रही है। 50% आपको नहीं लगता बहुत फिगर है शॉर्टेज का? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है, बट वही चीज़ है कि ओवरऑल यूटी में इसकी शॉर्टेज है, बट देन द इशू हैज़ बीन फ्लैग्ड आउट और हमारी कोशिश है कि इसको फुलफिल किया जाए। इसके अलावा सर कुछ फैसिलिटी ऐसी है मेडिकल कॉलेज बनने के बावजूद, जैसे एमआरआई वगैरह जो है वो अभी यहाँ पे नहीं है, और कुछ लोगों को अभी तक, हमको खासकर एक्सीडेंट वगैरह में जम्मू भेजना पड़ता है, किसी की हेड इंजरी है उसको जम्मू भेजना पड़ता है। ऐसा क्यों है कि आप फुल फ्लेज मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद हम लोगों को जम्मू भेज रहे हैं? देखिए, जीएमसी डोडा के कंस्ट्रक्शन के कुछ इश्यूज हैं जिनको हमने रेड फ्लैग किया है और आपको बताने में खुशी है कि वो फाइल्स ऑलमोस्ट अब क्लियर हो चुकी हैं और इसके जो पेंडिंग कंस्ट्रक्शन वर्क है, जैसे आपके एसोसिएटेड हॉस्पिटल को आप देखें, आप एसोसिएटेड हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, उसके साइड पे एक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है जहाँ पे एमआरआई फैसिलिटी अवेलेबल है और वो बिल्डिंग कंप्लीट होने के लिए हमारे एडवाइज़र साहब भी आए थे और उसके बाद हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी सर और इंजीनियर इन चीफ, ये सारे लगे हुए हैं और जल्द ही उसका काम फिर से शुरुआत हो जाएगी। बट यही चीज़ है कि जीएमसी जम्मू जो कि एक बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है, उसमें हर एक डिपार्टमेंट्स फंक्शनल है। यहाँ पे अभी डिपार्टमेंट्स उतने फंक्शनल नहीं हैं, तो कई केसेस में हमें इमरजेंसी केसेस में, क्योंकि जीएमसी के पास सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो वो सारी सर्विसेज हमारा पेशेंट यहाँ पे स्टेबलाइज हो जाए, जितना ऑपरेशन, जितने डिपार्टमेंट्स यहाँ पे हैं उनको केटर कर जाएं। पर कई बार हमारी ऐसी इमरजेंसीज होती हैं जो हमारे यहाँ पे डिपार्टमेंट्स अभी फंक्शनल नहीं है और अभी टाइम आने पे फंक्शनल होंगे, तो उन केसेस को हमें रेफर करना पड़ता है टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ आवर पीपल। तो कब तक, क्या आपका अंदाज़ा कब तक है कि हम बिल्कुल हमारे पास सफिशिएंट सर्विसेज हों, यहाँ पे हमको किसी को शिफ्ट नहीं करना पड़े, सब कोई फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल हो, कब तक ये सब होगा? देखिए, मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, बट इट इज़ अ प्रोसेस इन मेकिंग एंड हर दिन कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा है जीएमसी में। तो कोशिश तो हमारी रहेगी कि 1-1.5-2 साल के अंदर अंदर इनको फुली फंक्शनल कर दें, बट डिपेंड्स अपॉन क्या कंडीशंस रहती हैं और हम टेकअप करके जल्दी से जल्दी करवाएंगे। गवर्नमेंट का भी ये नारा है कि भाई हम लोगों को डोर स्टेप पे सर्विस देंगे हेल्थ की, तो इस सिलसिले में पहले से ही काम हुआ है, काफ़ी पीएचसीज बनी हैं, हेल्थ सेंटर्स वगैरह बने हुए हैं, तो उनको थोड़ा और फंक्शनल बनाने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए कोई स्कीम ऐसी है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कोई खुसूसी प्रोग्राम चला रही है कि वहाँ पे डॉक्टर्स अवेलेबल हों? जैसे डेंटल का आमतौर प्रॉब्लम रहती है गाँव में, वहाँ पे वो चेयर नहीं है उनको,
बिल्डिंग तो है लेकिन चेयर नहीं है। तो इस तरह से इन सेंटर्स को थोड़ा सा फाल बनाने के लिए कुछ देखिए, एक कंटिन्यूड जो कहते हैं एक एफर्ट हमारा लगा रहता है। जैसे अभी हाल ही के दिनों में मैं मरम्मत गया था तो वहाँ पे मैं देख रहा था कि जो हमारे डेंटिस्ट थे वो डेंटल चेयर पे हमारे पेशेंट्स का इलाज कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हर एक एरिया में कोशिश की जा रही है कि जैसे अपने डेंटिस्ट का बोला और अदरवाइज PHC सब सेंटर्स उनको फंक्शनल रखने का। एक हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन में NHM स्कीम है जिसको काफ़ी अच्छे से अप्रिशिएट भी किया जाता है थ्रू आउट द कंट्री और उसमें अच्छा काम हो रहा है और NHM के थ्रू ही आज डॉक्टर्स भी आ रहे हैं। इसके अलावा हमारी RBISK की टीम्स हैं जो हर स्कूल में जाके बच्चों के चेकअप करती हैं, बच्चों की क्या उनके अच्छे से ट्रीटमेंट हो रहा है, क्या उनको इश्यूज है, वो सारी चीज़ें चेक करती हैं, उनके डाइटरी प्लान्स चेक करती हैं। देन जो हमारा आशास का एक काम है डोर टू डोर कनेक्टिविटी, जो जैसा आपने बताया घर पे, तो आशास हमारी काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। आशास एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स दे आर द बेसिक ग्राउंड लेवल वर्कर्स जो ये इंश्योर करते हैं कि हमारे बच्चों को जो रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन अप टू 6 years ऑफ द एज एंड हमारी जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको डिज़ायर्ड जो उनकी प्रेगनेंसी का पीरियड हो उसमें डिज़ायर्ड उनको आयरन, फॉलिक एसिड और जो डाइटरी सप्लीमेंट्स है वो मिले। तो कहीं ना कहीं सिंस इंडिया इज़ ऑल डेवलपिंग कंट्री एंड वी आर एमिंग टू बिकम डेवलप्ड कंट्री बाय 2047, हमारे एफर्ट्स कंटिन्यूसली जारी हैं कि हम अपने लोगों को बेस्ट ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज़ दें, बेस्ट ऑफ द एम्बुलेंस सर्विसेज दें। 108 हमारे यहाँ पे फंक्शनल है और हमने अभी हाल ही में कुछ एम्बुलेंसेस को रिवाइटलाइज करने के लिए सारा 108 के सिस्टम को उनको GMC में एलोकेट किया है क्योंकि एम्बुलेंसेस की ज़रूरत रहती है यहाँ पे ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर करने के लिए वो कर रहे हैं। तो इसमें सर एक चीज़ है कि ये जो आपने बताया कि आशाज का जो है वो रोल है, इसके अलावा जो आपने न्यूट्रिशन का कहा बच्चों के लिए, इसमें लोगों को कम अवेयरनेस है। अभी बहुत से लोग हैं जिनको पता नहीं है, जिनकी डिलीवरी गाँव में हो रही है अभी तक। तो लोगों में अवेयरनेस करने के लिए कुछ प्रोग्राम किए जाते हैं इस सेक्टर में? देखिए, जैसे आप प्रेगनेंसी का ही इशू बता रहे हैं, प्रेगनेंसी के लिए हमारा 100% कवरेज है। देखिए, इंस्टीट्यूशनल बर्थ जो 100% का टारगेट अचीव करना है, हम उसमें तकरीबन सक्सेसफुल हैं। और कोई केसेस अगर घर पे डिलीवरीज होती हैं तो वो आशास की नज़र के अंदर और पेशेंट को पूरा बड़े एक्सट्रीम केसेस में वो चीज़ें एलो की जाती हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रेगनेंसी रिलेटेड केसेस है, अभी हाल ही में आपने देखा होगा बर्फबारी पड़ी होगी तो कई पेशेंट्स को हमें इवैक्यूएट करना पड़ा, बर्फ के बीच में एम्बुलेंसेस गई और लोगों को लेकर आई। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज आर ए प्रायोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट एंड वी आर ऑल, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि जो ये डिलीवरीज हो ये डॉक्टर्स की नज़र में हो, डॉक्टर्स के थ्रू की जाए। तो मुझे लगता है हम इसमें एक हद तक सक्सेसफुल हैं। सर, जल जीवन एक स्कीम चली है, हर घर में नल से जल, लेकिन अभी तक जो है वो पूरी तरह, अभी तक लोग शिकायतें कर रहे हैं हमारे पास कि हमको पानी नहीं है, कहीं पाइप लगी है पानी नहीं आ रहा है, कहीं पाइप लगी ही नहीं है। उसको मॉनिटर करने के लिए, उसको देखने के लिए उस स्कीम को क्या मैकेनिज्म है आपके पास? देखिए, जल जीवन मिशन एक पियोनियर स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जिसमें पर जो पर्सन है LPCD में जो हमारे वाटर अवेलेबिलिटी है उसको इंक्रीज़ किया गया और हमने एक फ्यूचरिस्टिक प्लान बनाया है। बट जो लोगों की शिकायतें हैं जायज़ हैं, बिकॉज अभी जल जीवन मिशन का काम चल ही रहा है। हर जगह फिल्ट्रेशन प्लांट लग रहे हैं, पाइप नेटवर्क लिया जा रहा है, रिजर्वायर्स बन रहे हैं। तो कई जगह तो इम्प्लीमेंट हो भी गया है, फुली फंक्शनल भी हो गया है। बट अभी जैसा मैं ग्राउंड की आज की ही रिपोर्ट लूँ, अगर जो मैंने आज रिव्यू किया, तो बोरवेल बन रहे हैं, ठाठरी में अभी बोरिंग हो रही है। तो ये सारी चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, बट जैसे ये सारे फंक्शनल हो जाएंगे तो और इट विल बी अ रेवोल्यूशनरी चेंज थ्रू द डिस्ट्रिक्ट कि लोगों को पानी मिलेगा उनके घर पे और साफ़ सुथरा पानी मिलेगा। जो लोगों की शिकायतें होती हैं कि मौसम ख़राब होने पे गंदा पानी आता है, वो सारी चीज़ों को निपटारा हो जाएगा। तो मेरी आप सब लोगों से एक अपील रहेगी कि इसमें सरकार का साथ दें, क्योंकि कई जगह हमें रिजर्वायर बनाने में लोगों से ऑब्जेक्शंस आती हैं। तो वो सारी चीज़ों में हमें आपकी मदद चाहिए। और जल जीवन मिशन सक्सेसफुल होगी तो हर एक इंसान सक्सेसफुल होगा। ठीक, तब थोड़ा सा इकोलॉजी पे बात करते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, सब कुछ ठीक था, लेकिन डेवलपमेंट हो रही है। जाहिर है डेवलपमेंट के साथ साथ उसके इकोलॉजी पे कुछ असरात पड़ते हैं। तो
लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस हैं इकोलॉजी को बचाने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, डेवलपमेंट के साथ साथ करने के लिए, उन पे पूरा तरह अमल नहीं किया जाता है। जैसे मैं आपको मिसाल बताऊं कि यहाँ कंपनी जो रोड बनाती हैं उनके लिए होता है कि वहाँ से मलबा वगैरह जो निकलेगा उसको डंप करने का एक जो है जगह बताई जाती है, उस जगह उसको डंप किया जाता है मलबे को, लेकिन यहाँ आमतौर से फेंका जाता है। नर्सरीज खत्म हो गई, क्लोजर्स खत्म। आपके बिल्कुल पड़ोस में एक क्लोजर यहाँ डोडा में एक ही पीस था, हमारा स्ट्रेच था वो फॉरेस्ट का, यहाँ पे जहाँ कुछ वाइल्ड लाइफ भी है, बहुत अच्छा था वो, मैं उसको बड़ी उम्मीद से देखता रहता था हर बार। लेकिन जब सड़क का काम हुआ तो मलबा चला गया, वो दरख्त नीचे गए, वहाँ से वाइल्ड लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो गया। तो इन कंपनीज के ऊपर थोड़ा सा ये चक लगाने के लिए क्या किया जा रहा है कि ये जैसे दरिया में जाता है मलबा, वहां मछलियां मर जाती हैं। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि डैम जो है, ये डैम का जो रिजर्वायर है, इसमें लगातार मलबा जा रहा है। हो सकता है कभी डैम को भी थ्रेट करे ये, क्योंकि जब वो पानी पूरा नहीं होगा, उसका प्रेशर पूरा नहीं बनेगा तो इस चीज को दरिया में ये चीजें नहीं जाएं। दूसरा जो इलीगल माइनिंग हो रही है, जो यहाँ पे क्रशर्स वगैरह लगे हुए, उनको थोड़ा सा चेक करने के लिए देखिए मैं इसमें बताना चाहूँगा, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ का असर इकोलॉजी पे ना हो, इसीलिए हमारे यहाँ पे कमिटीज़ बनती हैं और हर एक प्रोजेक्ट को पहले वेट किया जाता है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस दी जाती है। देयर इज़ ए स्ट्रिक्ट नो कि जो मलबा कटिंग से आए वो नीचे फेंका जाए, और हम उसको रेगुलरली मॉनिटर कर रहे हैं। कई जगह शिकायत आती है, जैसे कल परसों हमें ठाठरी साइड से शिकायत आई थी, तो हमने इमीडिएटली एसडीएम साहब को डिस्पैच किया। तो इन सब चीज़ों पे एक्टिविटीज़ होती हैं। आपका तुरंगल ब्रिज के पास एक नया ब्रिज बन रहा है, उसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहाँ पे भी हमने स्ट्रिक्ट हिदायत दी। फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हमारे बहुत एक्टिव हैं और वो इंश्योर करते हैं कि इसमें ये चीज़ें ना आए, और हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। जो आपने माइनिंग के बारे में बात की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, हाल ही के दिनों में हमने 2 क्रशर भी सील किए थे और उनको हेफ्टी पेनल्टी भी लगाई थी। तो इन सारी चीज़ों पे लीगल माइनिंग पे चेक करने की पूरी कोशिश है। दूसरा आपने ये चीज़ जो बताई कि जो हमारा ये डैम्स होते हैं, डैम्स की वजह से जो सिल्टेशन होती है वो सारी चीज़ों का, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ बतानी थी कि जो हमारे एमडी हैं JKSPDC, मेरी उनसे भी बात हुई है, और इनफैक्ट इसमें सेक्रेटरी माइनिंग सर से भी बात हुई है कि हम एक प्रपोज कर रहे हैं कि जो ये सिल्टेशन हो रही है, इसमें अगर माइनिंग ब्लॉक्स बना के इनको ऑक्शन किया जाए तो हमारी सिल्टेशन भी निकल जाएगी और एज वेल एज हमारी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बढ़ जाए, जो कि डैम के लिए सेफ है। तो इन सब पे हमारा काम जारी है। अच्छा, वो होगा, उम्मीद है कि वो सब कुछ हमने एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसका प्रपोजल रेडी कर रहे हैं और फिर हम आगे भेजते हैं। एक मसला है यहाँ पे लोग बार बार उठाते हैं कि जंगलों से जो एक्सट्रैक्शन होती है टिम्बर की, अब तो काफ़ी रेगुलेटेड तरीके से होती है। पहले तो आप जानते हैं कैसे क्या होता था, लेकिन यहाँ से जो टिम्बर एक्सट्रैक्ट होके निकलती है, डोडा में उसकी शार्टेज है, डोडा में नहीं तो उसको जम्मू लिया जाता है, जम्मू से लोगों को खरीद के डोडा लाना पड़ता है। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास ऐसा कोई प्लान है कि जो यहाँ से टिम्बर एक्सट्रैक्ट हो यहीं पे हो? जम्मू का आदमी क्यों यहाँ पे लेने के लिए नहीं आएगा? यहाँ से क्यों जम्मू जाएगा आदमी लेने के लिए? देखिए, जितना मुझे नॉलेज है, डोडा में भी एक डिपो तो है ही सर, डिपो है, लेकिन उस पर शॉर्टेज रहती है हर वक्त। शॉर्टेज जी, ठीक है। तो ये पॉइंट का बेसिकली मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, भद्रवाह, बलेसा, मरमत, जहाँ पे भी गया हूँ, तो हर कोई एक उम्मीद से हमारे साथ बात करता है कि डिपो हमारे घर पे, हमारे गांव में शिफ्ट किया जाए, हमारे एरिया में शिफ्ट किया जाए। बट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट, अगर हमें कोशिश करनी है कि इलीगल जो वुड फेलिंग ना हो, ट्री फेलिंग ना हो और इलीगल इसमें ट्रेड ना हो, तो उसके लिए इसको थोड़ा सा सेंट्रलाइज रखा गया, क्योंकि हमारे जंगल बचाना, जैसा आप ही ने बताया कि इकोलॉजी प्रिजर्वेशन इज द टॉप थिंग, आप भी देखते थे कि इकोलॉजी प्रिजर्व होनी चाहिए और रोड बनती है तो वो डिस्टर्ब होती है। तो कहीं ना कहीं उन्हीं चीज़ों को चेक करने के लिए लीगल जो इसमें है इनको वो किया हुआ है। बट एट द सेम टाइम हमारे लोगों की जो ये रिक्वेस्ट है, इसको हम ध्यान में रख के हम बात करते हैं और देखते हैं इसमें जो भी हमारे लोगों के लिए हो सके हम करें। तो टोन के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। हमारा टोन जो है खूबसूरत टोन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। आप देखते हैं सड़कें नैरो है, ट्रैफिक का बहुत जमावड़ा हो गया है, और हमारे पास कार पार्किंग की जगह जो बन रही है, तब तक यहाँ पे लोगों को बड़ी दिक्कत हो रही है। कोई ऐसा प्लान है हमारे टाउन के बारे में जो थोड़ा सा कंजेशन जो हमको दिखती है ये ख़त्म हो जाए? देखिए, जो हमारा डोडा टाउन है बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, और इसमें हमारी जो रोड्स हैं उसकी, जैसा
जैसा आपने सही बताया कि विड्थ बहुत ज़्यादा नहीं है। इसके लिए हमारे पास दो ही ऑल्टरनेटिव हैं इनकी कंजेशन को रिमूव करने के लिए। जो हमारी नीचे से आपके गणपत ब्रिज से रोड आती है, एक परमाज रोड है जिसके थ्रू हम सीधा ट्रैफिक को अगर किसी ने जीएमसी की तरफ जाना है तो उसकी तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। दूसरा एक और प्रपोजल है हमारा कि अगर हमारी किसी लोगों को भागवा की तरफ जाना हो या अपर रीचीज बिजारनी वाली साइड जाना हो तो उसके लिए हमने जो हमारा फर्स्ट बेंड है नीचे वहां से एक रोड प्रपोज किया जो सीधा जाके भरत रोड ये देसा रोड पे जुड़ जाएगी, तो वहां से हम कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये हमारे प्रपोजल्स हैं जिनको हमने आगे फॉरवर्ड भी किया है। जैसे इस पे कुछ कार्रवाई होगी तो अच्छा होगा। जी, ये लोगों ने खुसूसी तौर कहा है आपको बताने के लिए कि वाइल्ड एनिमल्स की बहुत प्रॉब्लम यहाँ फेस की जाए, जैसे बंदर वगैरह हैं, तो काफ़ी आपने कोशिश भी की होगी इसमें, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसमें फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। कुछ थोड़ा सा और करने की ज़रूरत है। देखिए, मंकी मीनेस इज़ एन इशू विद ऑलमोस्ट ऑल स्ट्रेचेस ऑफ दिस एरिया। डोडा में बताया जाता है कि पहले नहीं था, अब रिसेंटली हुआ है। तो इस पे वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को ब्रीफ कर दिया गया है। जो हमारे डीएफओ बदरवा थे अब वही वाइल्ड लाइफ वार्डन है हमारे, तो उनसे मेरी रेगुलर बेसिस पे बात होती है कि लोगों के जो भी इश्यूज आते हैं, इसके अलावा लेपर्ड अटैक वगैरह वाले भी इश्यूज हैं, तो हम जब ऐसा कोई कहीं साइटिंग होती है तो वहाँ पे केजेस लगा देते हैं बेट के साथ ताकि उनको पकड़ा जा सके। तो थैंकफुली अभी तक वैसा कोई बड़ा मीनेंस है नहीं और हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसा कुछ हो भी ना। जी, थोड़ा सा बस एक स्कीम के बारे में बात करेंगे, PMAY, उसमें काफ़ी जो है अचीवमेंट्स आपकी हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं। स्कीम क्या है, उस बारे में आप मतलब उसके क्या बेनिफिट्स हैं? देखिए, PM आवास योजना अगेन जैसे जल जीवन मिशन के बारे में बताया कि PM आवास योजना भी एक फ्लैगशिप स्कीम है गवर्नमेंट की, और जो बेघर हैं उनको घर देना, इससे बेहतर कोई क्या ही कर सकता है। तो PM आवास के दो कंपोनेंट है, एक अर्बन कंपोनेंट है, एक रूरल कंपोनेंट है। तो अर्बन का हम म्यूनसिपैलिटीज एरियाज में करते हैं या बदरवा डेवलपमेंट अथॉरिटी के एरिया में करते हैं या बलेसा में करते हैं। तो जैसे रूरल का है तो रूरल के ACD के थ्रू हमारे होते हैं, और इसमें सिग्निफिकेंटली हमने लोगों को मदद की भी है सरकार ने, और हमारा टारगेट है कि दिसंबर 2024 तक हम इसको मुकम्मल कर लें। तो उस पर हमारी कोशिश जारी है। कितने मकान मतलब होंगे 2024 तक? देखिए, 2024 तक हमारा टारगेट तो है कि जितने हमारी एलोकेशन अभी तक की हुई हैं वो सारी कंप्लीट कर लें। एग्जैक्ट फिगर्स हम आपको कन्वे कर देंगे। नाज़रीन, ये थे डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर जी। आपसे बात हुई। हर सेक्टर के बारे में बात करना जो है, इसके लिए एक लंबा टाइम चाहिए, इनका भी एक टाइट शेड्यूल होता है। ये हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए हम शुक्रिया करते हैं, और आपने हमारे साथ जो है इस प्रोग्राम को देखा, इसका भी हम आपको शुक्रिया करते हैं। तो इजाज़त दीजिए, आदाब।